नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे, शुरुआत करेंगे नरेश मीणा से, जो कि आज चौथा पांचवा दिन है उनका अनशन पर, शहीद स्मारक पर वो अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत करने से पहले सचिन पायलट को कॉल किया था, हनुमान बेनीवाल को कॉल किया था। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए उनका समर्थन भी किया था, लेकिन अभी तक उनके साथ मंच पर कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, इस बीच में वो विवादों में ज़रूर आ गए, जब एक बार उन्होंने अपने समर्थक को तो कहीं एक बार अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। कल तो उन्होंने यहाँ तक कि अपने एक समर्थक को लात और घूंसों से पिटाई कर दी, तो वो सुर्खियों में लगातार बने हैं। लेकिन आज सचिन पायलट ने नरेश मीणा के कॉल पर जब जवाब दिया तो चर्चा राजनीतिक गलियारों में और ज़्यादा बढ़ गई है। कहा जा रहा था कि भाई शायद सचिन पायलट के समझाने पर नरेश मीणा अब चीज़ें व्यवस्थित तरीके करेंगे, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आज जब सचिन पायलट से पूछा गया कि भाई क्या वो नरेश मीणा के अनशन में शामिल होंगे, क्या उन्होंने नरेश मीणा को कॉल किया था, तो देखिए उनका क्या जवाब रहा। पहले देखिए नरेश मीणा को जैसे उन्होंने कॉल किया था, और फिर देखिए सचिन पायलट का जवाब। स्मारक जयपुर में उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय पायलट साहब यहाँ पधारे, जब भी उनको समय मिले, आज कल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं वो यहाँ आए। उज्जैन में मीटिंग चल रही, पर भाई साहब ने मैसेज दे दिया, हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा। हम सब लोग, जनता पे कहीं शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, जो भी व्यक्ति वर्तमान सरकार की नीतियों से नाखुश है, आम जनता में नाखुश है, हम सब चाहते हैं सरकार अपने काम को सुधारे, ठीक रास्ते पर काम करे, और जो वंचित लोग हैं, जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ न्याय मिले। तो अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें सचिन पायलट के निजी सहायक ने फोन नहीं उठाया है, उसको लेकर। अब ऐसा है, आजकल सब अपना नाम उछालने के लिए सोशल मीडिया पे क्या लोग दिख रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई कॉल का जो बात है, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग नाम उछालने के लिए, कहीं ना कहीं ये नरेश मीणा के प्रति सचिन पायलट का एक गुस्सा भी आप कह सकते हैं। खैर, हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार नरेश मीणा को कवर कर रहे हैं और पूरी सियासत पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सुमित, देखिए नरेश मीणा जब से जेल से निकले दोबारा, तो सचिन पायलट की तारीफ तो ज़रूर कर रहे थे, उन्होंने कॉल भी लगा के कॉल दिखाई, लेकिन जब सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने ज़रा उसका बड़ा तीखा सा जवाब दिया। बल्कि जवाब उनको नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो क्या सचिन पायलट की तलखी, ये तलखी देखी जाए कि भाई जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से उनकी थप्पड़ कांड, फिर लात घूंसे चलाना, उससे अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं जो है वो बचना चाह रहे हैं कि वो नरेश मीणा के साथ अब उनका नाम ना ही जोड़ा जाए तो बेहतर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नरेश मीणा की जर्नी रही है, खासकर दूसरी बार जेल से बाहर आने के बाद में, और उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले में बयान देते हुए कई नेताओं के नाम लिए हैं, फिर बार बार अपने बयान से वे कुछ पलटते हुए भी नजर आए हैं। जिन नेताओं की वे कभी बुराई करते थे, वे तारीफ करते हुए नजर आए, और कभी जिन नेताओं की तारीफ कर रहे थे, उनकी बुराई करते हुए नजर आए। कई नरेश मीणा का एक स्टैंड जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि कहीं न कहीं जो ऐसे धीर गंभीर नेता है, जिनको अपनी बात के लिए, वादे के लिए जाना जाता है, वे नेता कहीं न कहीं नरेश मीणा से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही नरेश मीणा उनका नाम ले। सचिन पायलट भी उनमें से एक है। देखिए किस तरह से पिछली बार वे जेल में थे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनसे मिलने पहुंचे थे, और दिल्ली से जब उनको फोन आया तो उन्होंने इस बात को सार्वजनिक मंच पर कहा। यह एक बहुत बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर की बात को सार्वजनिक मंच पर कहना। तो ऐसे में उसके बाद में जब वे दूसरी बार जेल में थे, और जब वे कंवरलाल मीणा से मिलने पहुंचे, जब नरेश मीणा उसी जेल में थे, तो वे मिलने क्यों नहीं पहुंचे? सभी जो दिग्गज नेता है, समाज में अच्छा खासा उनका रुतबा है, उस क्षेत्र में अच्छा खासा रुतबा है, वे कहीं न कहीं जो है नरेश मीणा से करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से प्रहलाद गुंजल बार बार जन आंदोलन किया, कितनी पैदल यात्राएं की नरेश मीणा के रिहाई के लिए, और दूसरी बार जब जेल में थे तो उनका एक बयान तक सामने नहीं आया। यहाँ तक कि TV9 से बात करते हुए उन्होंने कोई और सवाल पूछने के लिए तक कह दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है नरेश मीणा को अपने स्टैंड को क्लियर करने की आवश्यकता है कि वे किस और है। क्या वे सरकार की तरफ से विपक्ष में है, चाहे वे कांग्रेस में हो या नहीं हो। एक तरफ वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए नजर आते हैं,
सॉफ्ट बयान देते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है मुआवजे की मांग हमने की है, लेकिन सकारात्मक रवैया जो है हाल जल्दी आएगा। कभी वे जो है ओम बिरला के लिए जो है तल्ख टिप्पणी करते हैं, कभी कांग्रेस के कई नेताओं के लिए तल्ख टिप्पणी करते हैं, लेकिन सचिन पायलट को जो है बड़ा भाई बताते हैं। और कभी जब सचिन पायलट को जन्मदिवस की बधाई देनी होती है तो उनका कोई मैसेज नहीं आता है। तो नरेश मीणा का कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वे किस ओर है, किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि नरेश मीणा को भी शायद समझना होगा, जिस तरीके से पिछले कुछ दो दिनों में उनके वीडियोस सामने आए और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अब नरेश का इंटेंशन क्या था? खैर, जिसको उन्होंने जब थप्पड़ मारा था तो वो कार्यकर्ता ने आके बोला भी कि भाई नरेश मीणा मेरे लिए पिता से भी बेहतर हैं और उन्होंने सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा, गलती मेरी थी जो मैं वहाँ मंच पर नहीं मौजूद था। उसी तरह कल उन्होंने भी एक समर्थक को इस तरीके से पिटाई कर दी। तो ये कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए निगेटिव एक पॉइंट बन रहे हैं, जो उनको सियासत या सियासी जो बड़े चेहरे हैं उनसे थोड़ा सा दूर करें। तो मुझे लगता है नरेश मीणा को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शायद उनके जो समर्थक हैं वो भी यही चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो जो उनके निगेटिव में जाए। खैर, अब बात सचिन पायलट की है तो सचिन पायलट को बड़ी राहत आज मिली है और सचिन पायलट के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको भी आज एक बड़ी राहत मिली। सचिन पायलट ने पहले और फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उस बात पे अपना पक्ष रखा। मामला था फ़ोन टैपिंग का, जिसको लेकर गहलोत सरकार ने 2020 में बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम लेते हुए ये कहा था कि भाई हमारी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है और इसमें हमारे भी कुछ नेता शामिल हैं। उन्होंने उनसे पैसे लिए हुए हैं। खूब बड़े बड़े आरोप लगाए थे अशोक गहलोत जी ने। आपने TV9 पे वो स्टोरी भी जाकर देख सकते हैं किस तरीके से गहलोत जी ने तब सचिन पायलट सहित अपने कुछ विधायकों को और बीजेपी के आला नेताओं को भी खूब कोसा था। लेकिन आज कोर्ट ने उन सभी फ़ोन टैपिंग के आरोपों को बंद करने के साथ ही कि भाई इस फाइल को बंद कर दी जाए, क्योंकि उसमें कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिस पर यह साबित हो कि सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा था। तो क्या कुछ कहा जब ये कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत ने, पहले वो सुनिए और उसके बाद गहलोत के ही OSD रहे लोकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट किया है। तो उससे पहले जरा सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लीजिए। मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है वो भी सुदृढ़ है, मजबूत है। और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। विधानसभा में लगता है पूरा मामला फेक था कहीं ना कहीं, जिस तरह का प्लॉट किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार में। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है, तो हम मुझसे अब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सबसे बात करते हुए 2019 से 24 के बीच उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। तो सुना आपने गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट को। अब लोकेश शर्मा ने क्या पोस्ट किया है वो जरा बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो वो एक बार अपनी स्क्रीन पर मैं लाता हूँ और दर्शकों को जरा बताता हूँ कि भाई किस तरीके से लोकेश शर्मा ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहा। देखिए, उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा कि तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ना गिर रही थी और ना ही कोई गिरा रहा था। ये मात्र उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर रचा गया एक षड्यंत्र था, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं बीजेपी को बदनाम करने की साजिश मात्र थी, जिसे सबने सच मान लिया।
मुझे मोहरा बनाया गया और मैंने अपने कर्तव्य समझते हुए आदेशों की पालना मात्र की। सच्चाई सामने है। तथा कथित गांधीवादी जादूगर आए दिन कहते पाए जाते हैं कि मेरी सरकार गिराने की साजिश अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और इसके सबूत मेरे पास हैं। और कहाँ गए वो सारे सबूत? अगर सबूत थे तो क्या आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? न्यायालय को क्यों नहीं दिए गए और इन तीनों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराए गए? देखिए, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्योंकि आपको बता दें, जब ये टेप आया था, देखिए मैंने इसीलिए सत्ता के लिए गहलोत का षड्यंत्र, ये टाइटल इसीलिए वो किया गया है। चलिए वापस आते हैं खबर पे कि भाई क्या ये सिर्फ अशोक गहलोत की अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक षड्यंत्र था? क्योंकि यही लोकेश शर्मा वो रिकॉर्डिंग लेके सामने आए थे और जनता के सामने रख के बोले थे कि हाँ, पत्रकारों के सामने रख के बोले थे कि हाँ, ये पूरी रिकॉर्डिंग है, सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अब वही लोकेश शर्मा, अगर वो षड्यंत्र वाली बात सच नहीं थी और वही ये बात बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ये सब कुछ किया था, गलत था, तो फिर ये मानना होगा कि ये पूरी गहलोत खुद एक षड्यंत्र रच रहे थे अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। चलिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास, क्योंकि दोनों जो कद्दावर नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, जोधपुर से आते हैं और जोधपुर में ही से ही हमारे सहयोगी सुमित भी आते हैं। सुमित, आप आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई रिकॉर्डिंग जैसा कुछ हुआ नहीं था, मामला खत्म हो गया, शेखावत जी का बयान आपने भेज ही दिया, लोकेश शर्मा का सच उन्होंने पोस्ट कर दिया, तो ये क्या पूरी सरकार बचाने नहीं, मतलब अपनी सरकार बचाने के लिए क्या गहलोत का ही षड्यंत्र माना जाए, जिस तरीके से लोकेश शर्मा कह रहे हैं? देखिए सरकार बचाने वाली बात, देखिए कोर्ट ने तो और एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट ने तो यह कह दिया कि किसी तरह के षड्यंत्र हुआ ही नहीं था सरकार गिराने का, तो सरकार बचाने वाली बात तो हो ही नहीं रही है। हो सकता है कि अपनी खुद को सत्ता में रहने और मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात उस समय 2020 में जिस तरह से सामने आई थी और यह कहा गया था कि अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में अब जो है एक्टिव किया जा सकता है, उस समय बहुत सी बातें चली थी और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने की बात चली थी। क्या उस परिप्रेक्ष्य में इस पूरी घटनाक्रम क्या जो है रणनीति रची गई, पूरी पटकथा रची गई, यह एक पटकथा रची गई, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए एसीबी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा है कि जो पैसों का लेन देन हुआ, ऐसी कोई भी चीज जो है ट्रांजैक्शन में सामने नहीं आई है। ऐसे में इस तरह की कोई खरीद फरोख्त की बात तो सामने आती ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके ऊपर खरीदने के आरोप लगाए गए थे और जिन पे खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। देखिए भरत मालानी और अशोक सिंह के ऊपर क्लीन चिट दे दी गई है। इसके साथ ही जो है निर्दलीय विधायक जो है रमीला खड़िया, उनके ट्रांजैक्शन में किसी तरह के कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ में एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें खरीद फरोख्त की बात की गई थी, उसको अपुष्ट माना है कोर्ट में एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट में। ऐसे में कहा गया है कि जो रिकॉर्डिंग के सामने आई है सारी जांच पड़ताल के बाद में, उसमें किसी तरह की खरीद फरोख्त की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में क्या अशोक गहलोत ने अपनी खुद को सत्ता में रहने के लिए इस तरह की पूरी जो पटकथा रची है, इसको लेकर जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं और सचिन पायलट ने इसको लेकर स्वागत किया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी अब सबको चुपने लगी है क्योंकि उनका किसी तरह का बयान इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि क्यों वे चुप्पी साध कर बैठे हैं इस पूरे मामले में, जो है क्यों वे जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए एक बड़ी बात है कि पहले एसीबी में रिपोर्ट दर्ज होती है, इसके बाद में जो है एसीबी यह कहती है कि उनके कार्यक्षेत्र में यह नहीं आता है, तो इसके बाद में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा के महेश जोशी जो है एक अलग एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इसके ऊपर जांच की जाती है। अब जब क्लोजर रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो यह बहुत बड़ी बात है कि 2020 का जो मानेसर कांड, सरकार गिराने की बात, जिस पर बार बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घेरते हुए आए हैं भाजपा सरकार को और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को, खासकर सचिन पायलट को वे पहले घेरते थे लेकिन अब तो साथ नजर आते हैं। लेकिन अब जो है जिस तरह के ये रिपोर्ट सामने आई है इसमें सारे पिछले आरोप बेबुनियादी नजर आ रहे हैं। जी सुमित, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में रहते हैं।
2018 के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, अशोक गहलोत जी जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सब कुछ बेहतर नहीं रहा पूरे 5 साल। क्योंकि मैंने अक्सर वो पॉइंट कई बार ये चीज़ें उस वक्त रहते हुए मीडिया में रहते हुए चलाई कि हाँ भाई सचिन पायलट जब सरकार बन गई, वो उप मुख्यमंत्री बन गए, तो वो कई बार मंचों पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई जो लोग हमारे साथ सड़कों पर थे, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, उनको राजनीतिक नियुक्तियां मिलनी चाहिए। जनता से जो मैंने वादे किए हैं वो उन पे कुछ काम शुरू होना चाहिए। मतलब जो पिछली सरकार पे हमने जांच, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसी पायलट की मांगे थी। खैर उसको दोषारोपण ये दिया गया कि पायलट सरकार गिराने के लिए मानेसर गए, जबकि पायलट ने हमेशा यही कहा कि भाई जिन लोगों ने मेरे साथ लाठियां खाई हैं उनको राजनीतिक नियुक्तियां मिलें, और प्लस जो मैंने जनता से वादे किए थे वसुंधरा सरकार पे भ्रष्टाचार के, उनकी जांच शुरू हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत 2022 में चलिए वो एक बेनिफिट लेके चले गए कि हाँ भाई सचिन पायलट जो है वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2022 का जो घटनाक्रम हुआ, जहां पर दिल्ली से आदेश आ गया कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और विधायकों की राय ली जाए, उस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ 25 सितंबर में राजस्थान में, उससे तो इमेज डैमेज हुई अशोक गहलोत जी की। शायद वही कारण है कि आज उनके पास कोई भी बड़ा पद कांग्रेस में नहीं है, जबकि सचिन पायलट महासचिव बने हुए हैं। तो ऐसे में इस कोर्ट के आदेश आने के बाद सचिन पायलट का पलड़ा और भारी हो गया। अशोक गहलोत जी आला कमान की नज़रों में और डाउन हो गए। समझा जाए इसको बेहतर तरीके से? देखिए, दो तरह से इस पूरी घटनाक्रम को समझ सकते हैं। पहले तो क्या पूर्ववर्ती सरकार में अपनी सरकार गिराने और खुद को सत्ता में रखने में गहलोत कामयाब हुए हैं, बिल्कुल कामयाब हुए हैं। उन्होंने अगर पटकड़ा रची है इस पूरे मामले में तो बिल्कुल वे सक्सेस दिखाई दिए हैं और वे मुख्यमंत्री बने रहे। और दूसरी तरफ अगर 2028 के विधानसभा चुनाव या आगे आने वाले जो भी चुनाव हो, उसमें क्या गहलोत का कद कम हुआ है और क्या आला कमान में कद कम हुआ है? बिल्कुल इस बात की अगर ये बात अब साबित हो चुकी है तो बिल्कुल उनका कद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और सचिन पायलट के लिए आगे के दरवाजे और सुलभ होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि धरातल पर अगर देखिए, आपने 2022 का जिक्र किया, विधायकों की सहमति मांगी गई, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मान्यता कांड हुआ 2022। धरातल पर अशोक गहलोत ने जरूर, भले ही आला कमान में के नजरों में उनका कद कम हुआ है, लेकिन धरातल पर उनकी पकड़ जो है पहले भी मजबूत रही, अभी भी मजबूत रही। ज्यादातर विधायक उनके पास ही रहे। जब 2020 में भी मानेसर में जब सचिन पायलट गए तो 19 विधायक उनके साथ में गए, बाकी विधायक जो है अशोक गहलोत के साथ में रहे। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सूत्रों के अनुसार यह खबर है कि उन्होंने उस समय वादा किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन नेताओं को टिकट दिया जाएगा जो उनके साथ रहे, और सभी विधायकों को जरूर मिला है, उन्होंने चुनाव लड़े। भले ही कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में भी वे हारते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, 2022 में जब विधायकों की चॉइस पूछी गई तब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने अपना मुखिया चुना। अब क्या धरातल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वैसी ही पकड़ रहती है या आला कमान के साथ में धरातल के विधायकों और जनप्रतिनिधियों में उनकी पकड़ कम होती है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधायक दल जो है अपना नेता चुनते हैं, उनका बहुत वर्चस्व रहता है। और राजस्थान में हमेशा कांग्रेस जो है 100 के आंकड़े के आसपास ही रही है। ऐसे में हमेशा विधायक, कौन से विधायक उनके समर्थन में रहे, किस नेता के समर्थन में रहेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसे में अगर आला कमान के साथ में अगर अशोक गहलोत धरातल से भी पकड़ कमजोर कर लेते हैं और उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। काफी कांग्रेस में टक्कर जो है आगे बराबर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आवाज में आपके प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने, वैसे सचिन पायलट के साथ मानेसर नहीं जाने वाले बड़े करीबी लोग भी थे जिन्होंने बाद में गहलोत का खेमा चुन लिया। उसमें प्रताप सिंह कचरियावास, रघु शर्मा, ममता भूपेश, अशोक चांदना, बड़ी लंबी फहरिस्त थी जो कभी सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन जब बात आई हक की तो उन्होंने गहलोत का साथ चुना, क्योंकि गहलोत उस वक्त मुख्यमंत्री थे और वो सब मंत्री थे, तो उन्होंने अपना मंत्री पद बचाए रखने के लिए गहलोत का साथ दिया था। लेकिन क्या अब भी वो गहलोत के साथ खड़े होंगे? क्योंकि गहलोत
अब खुद कटघरों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार खुलासे हुए, जिस तरीके से कोर्ट का नतीजा आया। क्या कुछ आला कमान फैसला लेगा, क्योंकि सचिन पायलट का तब भी पलड़ा भारी था और आज भी पलड़ा भारी है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें, आगे क्या कुछ होता है वो जानने के लिए बने रहें TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।